Guidelines for students who are coming after 12th. Important instructions for the students coming in Jan intake. Skills to learn from India to get a part-time job easily in Canada. हाँ जी, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा जो आप लोग मेरे से मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है शुदय 1220 जी का. उनको क्वेश्चन है कि ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ सैलरी और वर्क के बारे में कुछ बताओ. अब ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं ट्रक ड्राइवर. एक होते हैं जो एक पर्टिकुलर सिटी में ही काम करते हैं या फिर उसके आसपास ही सामान वगैरह डिलीवर करते हैं. जो दूसरे होते हैं वो लॉन्ग रूट पे जाते हैं, लाइक एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस जाते हैं या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, लाइक कनाडा से यूएस वगैरह डिलीवरी करते हैं अपनी. अब जो एक पर्टिकुलर सिटी में काम करते हैं उनकी कमाई थोड़ी सी कम होती है. उनको आर्ली बेसिस पे पैसे मिलते हैं, लाइक $45 पर आवर या फिर $30 पर आवर, $35 पर आवर, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है. जो फ्रेश स्टार्ट करते हैं उनको मिलते हैं $18 पर आवर, $20 पर आवर. तो ये हिसाब किताब होता है. जो लॉन्ग रूट पे जाते हैं उनकी कमाई काफ़ी तगड़ी होती है. मेरे 2-4 फ्रेंड्स हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि भी $10,000, $12,000, $15,000 तक की भी कमाई हो जाती है जो लॉन्ग रूट पे जाते हैं, मतलब यूएस वगैरह जाते हैं. ट्रक ड्राइवर बनने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, AZ, DZ. इसके बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो में बताया था, तो वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. लाइसेंस वाली वीडियो थी. और उनकी लाइफ की अगर बात करें तो एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं एक ट्रक ड्राइवर नहीं हूं, लेकिन स्टिल जैसे मैंने बताया कि 2-3 फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि भाई थोड़ी सी हार्ड, थोड़ी सी मुश्किल लाइफ होती है क्योंकि सारी की सारी चीज़ें उन्हें ट्रक के अंदर करनी पड़ती है. लाइक खाना पीना ट्रक के अंदर होता है, सोना भी ट्रक के अंदर होता है, लॉन्ग रूट तक उन्हें ड्राइव करना होता है और साथ के साथ ट्रक स्टॉप्स वगैरह पे रुक के वो नहाते हैं, अपना सारा हिसाब किताब करते हैं. तो लाइफ काफ़ी हार्ड होती है. ऊपर से अगर उनकी कोई फैमिली है, लाइक वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स वगैरह कनाडा में हैं या फिर जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ पे हैं, तो उस केस में 5-5 दिन 7-7 दिन वो अपने फैमिली से मिल नहीं पाते हैं. तो ये सिस्टम है. बाकी अगले क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं. काफ़ी लंबा आंसर दे दिया मैंने. जमशाद पंजाबी जी पूछ रहे हैं कि वाई you should not move to Canada in 2024 period. तो ये बताना चाहूँगा कि यार देखो, कनाडा जो 5-6 साल पहले था, 2013, 2015, 2018 में, मतलब प्री कोविड जो एरा थी, उसमें जो कनाडा था, तो वो जो कनेडियन ड्रीम होता था वो एक्चुअल में लोग अचीव कर पाते थे 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर. लेकिन आज के टाइम पे जो सिस्टम हो रखा है, जो इन्फ्लेशन हो रखी है, जो महंगाई हो रखी है, उसके रहते वो सारे ड्रीम्स फुलफिल करना, एक अच्छा घर खरीदना, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रखा है. लोगों को 6 साल, 7 साल, 8 साल भी लग सकते हैं. तो अगर आप अपनी होम कंट्री में सोखे हो, ज़्यादा टेंशन नहीं है, घर घुर है, सारी चीज़ें हैं, तो कनाडा आने की मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जितनी आप मेहनत आप अपनी होम कंट्री में कर रहे हो उतनी मेहनत अगर कनाडा में करोगे तो ज़्यादा अचीव कर लोगे, तो डेफिनेटली इट इज़ वर्थ कमिंग टू कनाडा क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं. लेकिन जो चीज़ें पहले जल्दी अचीव हो जाती थी आज थोड़े टाइम में हो रही हैं. वही है, बस टाइम ज्यादा लगेगा. तो जो जिन लोगों में पेशेंस है, एक जील है, किसी को देख के नहीं आ रहे हो, अपने आप को देख के आ रहे हो, तो डेफिनेटली वर्थ है. लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं है तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए 2024, 25, 30 या 50. अब अगला जो क्वेश्चन है, उनका नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत है, तो आई एम रियली सॉरी, बट उनका क्वेश्चन है कि टिप्स टू मैनेज फर्स्ट मंथ आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा, हाउ टू मैनेज योरसेल्फ फॉर द फर्स्ट मंथ. तो यार अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो कनाडा के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपको आते ही अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है और वहाँ से अपना बस पास लेना है. अगर वहाँ से नहीं मिलता तो आप अपनी सिटी के ट्रांजिट ऑफिस में जाओ और वहाँ से अपना बस पास ले लो ताकि उसके आगे के काम है वो आराम से कर पाओ, आपको ऊबर वगैरह या फिर पैसे ना खर्चने पड़े. उसके बाद आप अपना सिन नंबर लो ताकि आप अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू कर सको. उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर ले सकते हो. फ़ोन नंबर लेने के बाद अपने फिर से कॉलेज जाओ और वहाँ पे अपना हेल्थ कार्ड एक्टिवेट करा लो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है उसको एक्टिवेट करा लो ताकि अगर कोई इशू आता है तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो और आपका खर्चा ना हो. और उसके बाद फिर अपनी अकोमोडेशन ढूंढना शुरू करो, पार्ट टाइम जॉब वगैरह ढूंढना शुरू करो, अपना बैंक अकाउंट ओपन कराओ, GIC वगैरह, आपके जो $2,000 हैं वो आपके अकाउंट में आएंगे ताकि आपको थोड़ी सी टेंशन कम होगी. पहला महीना तो ऐसे निकल जाएगा कि कुछ पता ही नहीं लगेगा, चीज़ें समझते हुए खुशी खुशी में कि भाई कनाडा पहुंच गए. वो डोपामीन रिलीज होगा कि वो यहाँ पे सड़कें कैसी हो, यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर अलग है, वो यहाँ पे ऐसे अलग होता है. तो इसी चीज़ में निकल जाएगा. तो ये सारे काम करना और एंजॉय करो, टेंशन मत लो, सब बढ़िया हो जाएगा. 5 साल बाद आप यहाँ पे बैठे होगे, लोगों को बता रहे होगे कि भाई पहले महीने में क्या करना. पहले महीने में काम तो बहुत सारे होते हैं जैसे मैंने आपको भी बताया, लेकिन एक ऐसा काम है जो आप कनाडा आने से पहले ही कर सकते हो. तो बेसिकली आप कनाडा आने से पहले ही इंडिया में घर बैठे बैठे एक कनेडियन फोन नंबर ले सकते हो. इसमें आपको सिर्फ $45 के अंदर अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग, मैसेजिंग और 60 GB ऑफ डेटा मिलता है. तो जब कनाडा
आप पहुंचोगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे और आपको इंटरनेट वगैरह चलाना है, यूट्यूब चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, फिर गूगल मैप्स चलाने हैं, कुछ भी करना है, घर वालों को फोन करना है, तो बिना किसी दिक्कत के कर सकते हो, क्योंकि 60 GB ऑफ डेटा मिलेगा जो कि कनाडा में बहुत अनकॉमन है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि इसमें आपको कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस नहीं देने होते हैं। तो बेसिकली जब हम कनाडा के अंदर एक फोन नंबर लेते हैं तो हमें 50 या $60 एक्टिवेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप एक कनेडियन सिम लोगे तो आपको कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो सिम कार्ड है वो इंडिया में आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाए। अगर आप भी यार कनाडा आने से पहले थोड़ी सी टेंशन अपनी कम करना चाहते हो और यहाँ आने के बाद इतने सारे कामों में से एक काम अपना पहले ही कर लेना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उस पर क्लिक करके आप एक कनेडियन फोन नंबर पहले ही ऑर्डर कर सकते हो और अपनी पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी अप्लाई करना शुरू कर सकते हो इंडिया में बैठे। हाँ जी, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है यूजर OY3I5K, पता नहीं कुछ ऐसे का उनका नाम नहीं लिखा हुआ। आजकल इस तरीके से लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं फेक अकाउंट बना के। मेरे को लगता है आप लोग अपने रिश्तेदारों को बताना नहीं चाहते कि मैं कनाडा जा रहा हूं। बाकी इनका जो क्वेश्चन है वो बढ़िया है कि स्किल्स टू लर्न फ्रॉम इंडिया टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब इजिली इन कनाडा। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि यार कुछ भी आपको कनाडा के अंदर इजिली नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है ज्यादा टाइम भी लगता है, तो पेशेंस भी चाहिए होंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कोई जनरल जॉब करना चाहते हो पार्ट टाइम वाली, फॉर एग्जांपल किसी ग्रोसरी स्टोर के अंदर काम करना चाहते हो, कोई गैस स्टेशन हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, मतलब कोई नॉर्मल सी जॉब होगी जो हर कोई कर लेता है, उसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स वगैरह नहीं चाहिए होते हैं। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा तो आज के टाइम पे यार जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उसमें चीजों को काफी सीरियसली लिया जाता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको आनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो और एक बढ़िया पार्ट टाइम जॉब लेना चाहते हो। लेकिन उसके बारे में कोई और बंदा बताएगा जो एक्चुअल में इंटरव्यूज लेता है, लोगों को हायर करता है। तो मेरे साथ ही बैठा हुआ है, उनसे जरा पूछ लेते हैं। ये है जैस्मिन जी जो लोगों के इंटरव्यू लेती हैं और लोगों को हायर करती है, तो इनसे बढ़िया इसका आंसर कोई नहीं दे सकता। तो बताओ अभी क्या क्या आना चाहिए। ये मैं कहूँगी कि जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्यूरियोसिटी कितनी है उस चीज़ को जानने के लिए या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लर्न करने के लिए कितना ज़्यादा बंदा विलिंगनेस कितनी ज़्यादा है, राइट। सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं उस बच्चे के, या फिर क्या कहते हैं उसे इंटेग्रिटी, लायबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर है कि नहीं है, और कॉन्फिडेंट कितना है, ये सब चीज़ें, मतलब दीज आर द कॉमन थिंग्स। और क्या वो जिस रोल के लिए उसको हायर किया जा रहा है क्या वो वेल प्रिपेयर्ड है, क्या उसे पता है कि उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली हैं। तो यही चीज है। तो अगर आप में इन चीजों की कमी है तो आपको ये सीख के आनी है चीजें, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कोई स्पेसिफिक सी जॉब करना चाहते हो, जैसे कार रिपेयरिंग का काम हो गया, या फिर कार डिटेलिंग होगी, या फिर सैलून सर्विसेज, वो हेयर कटिंग एंड लड़कियां वो ये सारा जो काम कराती हैं, इनमें काफी ज्यादा कमाई होती है कनाडा के अंदर, ठीक है। $30, $35, $40, $50 पर आवर तक भी लोग कमाते हैं जो कार रिपेयरिंग वाले होते हैं, लाइसेंस्ड। वो भाई साहब $100, $120-150 पर आवर के हिसाब से भी कमाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो ये सारी चीज़ें भी सीख के आ सकते हो। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना सकता हूँ पूरी रिसर्च करके, लोगों से बातचीत करके। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी क्योंकि 1 मिनट में सारी चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक और यूज़र का क्वेश्चन है, उन्होंने भी नाम नहीं लिखा है, वो भी रिश्तेदार को नहीं बताना चाहते कि वो कनाडा आ रहे हैं। तो उनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग आफ्टर 12th। अब वैसे तो मैंने इसको प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना रखी है कि 12th के बाद कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में मैं 2 चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप 12th के बाद कनाडा आ रहे हो इंडिया से या फिर किसी साउथ एशियन कंट्री से, तो मोस्ट प्रोबेबली, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने आज तक कोई भी जॉब वगैरह नहीं की होगी, कोई इनकम अर्न नहीं की होगी। यहाँ आने के बाद कोई पार्ट टाइम जॉब करोगे, आप पैसे कमाओगे, तो मे भी आपको ना पता हो कि किस तरीके से मनी को मैनेज करना है। जब कोई इनकम आती है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे खर्चने हैं, कहाँ पे सेविंग करना है, कहाँ फालतू का खर्चा हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से ये चीज़ें डिस्कस करके आना और खुद से समझ के आना। ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये चीज़ें समझने की कोशिश करना। और दूसरी चीज़ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप कनाडा आओगे तो दुनिया जहान से आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, बहुत तरीके के आपको लोग मिलेंगे। कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होंगे, कुछ आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालेंगे, कुछ आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं बता नहीं सकता, आपको खा जाएंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो आपको स्ट्रीट स्मार्ट बन के आना है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन आपका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, कौन आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। तो प्लीज़ इस मामले में थोड़ा सा समझदार होना, अपने आप को ग्रूम करना, ठीक है। तो ये बताना चाहता हूँ। बाकी और भी चीज़ें हैं, कभी और वीडियोस में बता देंगे। तो ये हिसाब किताब है। तो यार विशाल भाई का क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स कमिंग इन जैन इनटेक। तो यार जितने भी बच्चे 2024 जनवरी में कनाडा आ रहे हैं, फिर 2023 दिसंबर में कनाडा आ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखो पार्ट टाइम जॉब मिलने में दिक्कत आएगी, ठीक है। आपको कोई झूठी वो क्या कहते हैं उसको इच्छाएँ या आशाएँ नहीं जगाना चाहता, प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि एक तो
वैसे ही बच्चों को पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जनवरी वन ऑफ द स्लोएस्ट, मतलब वन ऑफ द क्या सबसे स्लो टाइम होता है अगर पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें कनाडा के अंदर, ठीक है। तो टाइम लगेगा, आपको पेशेंस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, और साथ के साथ जैसे ही आप कनाडा आओगे अपने दोस्त वगैरह बनाओगे, नेटवर्क करने की कोशिश करना, रेफरेंस लेने की कोशिश करना, क्योंकि आज के टाइम पे रेफरेंस से बहुत सारी जॉब्स मिल रही हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ट्राई करना। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आपके सर्दियों वाला सामान होता है, जैसे कि ग्लव्स होते हैं, जैकेट वगैरह होगी, वो जो विंटर कैप वगैरह होती है, सारी चीज़ें अपने हैंड बैग या फिर कैरी ऑन लगेज में लेके जाना। यहाँ आते ही आपको एक झटका लगेगा -20, -30, -15 वाला, तो प्लीज़ प्रिपेयर होकर आना, बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। और बाकी इंजॉय करना, स्नो गिरती है, बहुत ही सुंदर लगती है, मज़ा ही आ जाता है, लेकिन जब हवा चलती है तो भाई साहब क्या ही बोलूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, हालत खराब हो जाती है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सम कॉलेजेस आर ऑफरिंग इंजीनियरिंग डिग्रीज लाइक कॉनेस्टोगा 4 years नेटवर्क इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, इज इट वर्थ डूइंग इट रादर देन यूनिवर्सिटी? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं डेफिनेटली अगर बैचलर्स करता, 4 साल कनाडा के अंदर पढ़ाई करता, एक इंटरनेशनल फीस देता जो कि 3 या 4 गुना होती है एज कम्पेयर टू अ डोमेस्टिक स्टूडेंट, तो मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स डिग्री करता। मैं किसी भी एक कॉलेज से अपनी डिग्री नहीं करता, क्योंकि डिफरेंस होता है रिसर्च, प्रोफेसर्स वगैरह में डिफरेंस होता है। जो आप यूनिवर्सिटी में सीखोगे वो आप कॉलेज में कभी नहीं सीख सकते। तो मेरे हिसाब से अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, डिग्री करना चाहते हो कनाडा के अंदर, तो प्लीज़ टारगेट गुड यूनिवर्सिटीज़, हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़, ना कि कॉनेस्टोगा कॉलेज 4 साल पढ़ाई करने के लिए, नॉट वर्थ इट। हाँ, तो संजय जी पूछ रहे हैं कि भी लास्ट हैलोवीन या दिवाली पे जो कनाडा के अंदर कांड हुए थे, पर्टिकुलरली टोरंटो डाउनटाउन या ब्रैम्पटन के अंदर इश्यूज वगैरह हुए थे, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? तो यार सिंपल सी एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे तरीके के दुनिया में लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता, वो रियलाइज़ नहीं करते कि वो जो भी हरकतें कर रहे हैं पब्लिक के अंदर, उसकी वजह से उनकी पूरी कम्युनिटी का नाम खराब होता है, फिर पूरी कंट्री का ही नाम खराब होता है। तो प्लीज़ अगर आप विजिबली आइडेंटिफाई होते हो, पता लगता है आपको देख के कि आप एक साउथ एशियन कंट्री से हो या फिर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो प्लीज़ आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो हर किसी को ध्यान रखना चाहिए कि भी गलत हरकतें ना करे। अगर आप किसी कंट्री में इमिग्रेट कर रहे हो, एक अलग कंट्री में आ रहे हो, तो प्लीज़ उस कंट्री की चीज़ों को रिस्पेक्ट दो। जो भी उनके फेस्टिवल्स हैं, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर मान लो कि कोई बाहर का बंदा इंग्लैंड से, कनाडा से, यूएस से या फिर कहीं से भी इंडिया आता है और वो इंडिया के फेस्टिवल को डिसरिस्पेक्ट करता है या फिर वहाँ के रूल्स को डिसरिस्पेक्ट करता है, तो हमें कैसा लगेगा? तो ऐसे ही जो यहाँ के लोग हैं उनको बुरा लगता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा करो। मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस रहता हूँ कि मैं पगड़ी बांधता हूँ, मैं एक सिख हूँ, तो ऐसा मैं कोई ऐसी हरकत ना कर दूँ पब्लिक के अंदर कि जिसकी वजह से दूसरे लोगों के माइंड में ये बात आ जाए कि भी जो लोग पगड़ी बांधते हैं ना, ये ऐसे होते हैं या फिर गलत हरकत करते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान रखा करो। यही कहना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ रिस्पेक्ट अदर कंट्रीज रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फेस्टिवल्स एंड देयर कस्टम्स। अगला जो क्वेश्चन है उनका मेरे को नाम नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन उनका क्वेश्चन बढ़िया है। वो ये पूछ रहे हैं कि बेस्ट एंड अफोर्डेबल कार्स फॉर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली यार देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अफोर्डेबिलिटी डिपेंड करती है आपके पास पैसे कितने हैं। किसी बंदे के लिए $20,000 भी अफोर्डेबल हो सकता है, किसी के लिए $50,000 भी अफोर्डेबल हो सकता है, किसी के लिए 4,000 5,000 अफोर्डेबल है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। अगर मैं स्टूडेंट होता आज के टाइम, तो मैं एक नॉर्मल होंडा सिविक खरीदता या फिर टोयोटा कोरोला खरीदता, पुरानी 2012, 2013 या फिर 2010 मॉडल, उसको 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल चलाता जब तक मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा ठीक नहीं हो जाता। उसके बाद मैं अपने एसेट्स बनाता, जैसे कि अपना घर या फिर कोई रेंटल प्रॉपर्टी। जैसे ही वो सारी चीज़ें बन जाती और कोई पॉजिटिव कैश फ्लो शुरू हो जाता, तो उस कैश फ्लो से मैं अपने लिए अपने पसंद की शौक वाली बढ़िया वाली गाड़ी खरीदता। अब यार लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी सारे लोग मेरे से बार बार पूछते हैं वो ये है कि अगर हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं तो यहाँ आने के बाद हम अपनी फीस कैसे इकट्ठी कर सकते हैं, अगर एजुकेशन लोन लेके आते हैं तो वो कैसे उतार सकते हैं और अपने पेरेंट्स को किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए यार 5 चीज़ें हैं जो आपको सिंपली फॉलो करनी है, सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे ही आप कनाडा आओगे ना, तो आप फ़ोन नंबर लोगे तो उसके साथ साथ आपको एक iPhone 15 Pro प्लस मैक्स वो ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 3-4 महीने में बाद आपको एक गाड़ी खरीदनी है बिल्कुल ब्रांड न्यू, जिसकी बाई वीकली पेमेंट कम से कम $200 होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको घर पे बिल्कुल भी कुक नहीं करना है, कोई ग्रोसरीज वगैरह नहीं खरीदनी है, आपको हमेशा बाहर से खाना है, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स के अंदर। और साथ के साथ आपको क्या करना है, जब भी आपको मौका मिले तो आपको ट्रिप पे जाना है और शॉपिंग करनी है और वही ब्रांड्स की चीज़ें खरीदनी है जिनका नाम पंजाबी गानों में आता है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें करोगे ना तो आपकी फीस भी निकल जाएगी, आपका लोन भी उतर जाएगा और ये सब मतलब भाई साहब डॉलर्स की बारिश हो जाएगी। तो ये हिसाब किताब है। बाकी जो समझने वाले लोग हैं वो समझ ही होंगे। बाकी एक और चीज़, अगर आप जानना चाहते हो कि कनाडा के अंदर टैक्स का हिसाब किताब कैसे वर्क करता है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे पूछते हो, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और TFSA, FHSA, RRSP, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से आप अपने पैसे सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जब तक अगली बढ़िया सी वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।